हेलो एवरीवन। ट्रू आई एस एन पी सी एस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे नॉन टैक्स रेवेन्यू की, और अब इन नॉन टैक्स के रेवेन्यू सोर्सेज को सरकार के देखते हैं हम लोग क्या क्या हैं। केवल अब सरकार को रेवेन्यू की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है अदर देन द कैटेगरी ऑफ टैक्सेस। और हमने एक बहुत ब्रिलियंट चीज़ पढ़ी थी जो कि इस बुक में बहुत क्रिस्टल क्लियर करके दे रखी है। ये वो सोर्सेज हैं जिससे सरकार को रेवेन्यू की प्राप्ति होती है इन टर्म्स ऑफ सरकार जब अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करती है, उसकी वजह से। हम आगे बात करते हैं और जानते हैं ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं या कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट, ब्याज। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू कंपोनेंट का। ठीक है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को ब्याज मिलता है। सरकार जो लोन देती है उस पर। आप कहोगे यार ब्याज वर्ड तो लोन के साथ जुड़ा होता है, समझ में आता है। लोन सरकार देती है मतलब? जी हाँ, सरकार लोन देती है। यहाँ पर बात हो रही है जो भी हम इस चैप्टर को जो हम इस चैप्टर में जो भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, अपनी निगाह यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से डेवलप करना। हम जिसमें जो भी बातें पढ़ेंगे वो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से हम लोग ये वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट को। यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों में जो सरकारें चल रही हैं वहाँ पर। अब यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट्स हमारे देश में अगर हम बात करें, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, मतलब मान लो कि एग्जामिनर का दिमाग अगर घूम जाए मिसबा और वो ये कहे कि घूम क्या जाए, मतलब अगर वो स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए कुछ ऐसा कहे कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इनमें से किस किस स्टेट गवर्नमेंट को लोन देकर पैसे की वसूली कर सकती है। अब वहां पर राज्यों के नाम लिखे हो, सोचो जरा ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो। और यूटीज में क्या क्या आएगा? शायनी सिर्फ दो ही हो सकती हैं गवर्नमेंट तो। कौन कौन सी? तीन हो सकती है ना, दिल्ली, JNK एंड पुडुचेरी। क्या लद्दाख भी हो सकता है? चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव? नहीं ना, ये चीज नहीं है। ओके, उसके बाद क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया? पहले आप सबको ये वाली बात बता दो कि क्या पूछा जा सकता है। ये एनालिसिस समझ में आई? पहले एक बार सब लोग क्लियर कर दो तब मैं आगे बढ़ूँ, या एक बार फिर से समझना चाहते हो क्या बोला मैंने? आ गया तो बता दो। चलो ठीक है, फिर से बोलता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ ठकुराइन कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट को ब्याज मिलता है, तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि सरकार इनमें से किसको लोन देकर ब्याज की प्राप्ति करेगी जिससे सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स बढ़ेगा। अब मैं कह रहा हूं कि सरकार उसमें ना, सॉरी, क्वेश्चन उसमें ना, एग्जामिनर जो है उसमें सरकारों के ऑप्शन दे सकता है कि यूपी की गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट, JNK की गवर्नमेंट, और ऑप्शन बना सकता है 1 and 2 ओनली, 3 and 4 ओनली। अब हमें एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के शायनी ऐसी फीलिंग आएगी ना, यार ये क्या बकवास है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, ये क्या क्वेश्चन बना रखा है इसने। लगेगा शायनी फर्स्ट इंस्टेंस में देखने में ऐसा कि नहीं लगेगा, बताओ, है ना? कि ये नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स की बात कर रहा है भाई, ये मैंने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा था। क्वेश्चन मुझे दिख रहा है पॉलिटी की टोन जैसा, पूछ क्या रहा है ये मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि इनमें से किसको सेंट्रल गवर्नमेंट लोन देगी और उसको ब्याज की प्राप्ति होगी, और उस ब्याज की प्राप्ति से उसके नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ जाएंगे। अब भाई एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है कि हमारा दिमाग इतनी सारी चीज़ों में जाए, तो हमें ये देखना पड़ेगा। मैं ठकुराइन ये बता रहा था कि यूनियन टेरिटरी की जो स्थापित सरकारें हैं हमारे देश में, तीन ही जगह पर तो हैं सिर्फ सरकारें यूटीज में, दिल्ली के अंदर, पुडुचेरी के अंदर और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब बाकी अगर वो किसी भी यूटी के अगर ऑप्शन दे, जैसे दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, ये सारे के सारे फिर तो बेकार है ना। अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब बेकार है ऑप्शंस, क्योंकि वहां पर सरकारें हैं ही नहीं। उससे कैसे ही लोन मिल सकेगा बताओ, ये चीज है। तो अगर वो एक दो स्टेट गवर्नमेंट के जैसे बीच में डाल दे ऑप्शन, यूपी गवर्नमेंट, MP गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, और उसके साथ साथ डाल दे दिल्ली गवर्नमेंट, अंडमान एंड निकोबार गवर्नमेंट। अब अंडमान निकोबार में है ही नहीं सरकार, फंसाने को डाल देगा।
लेकिन ये क्वेश्चन, कैन यू इमेजिन अर्पित कितना टाइम वेस्ट करवा सकता है ये ऐसा क्वेश्चन बच्चों का, है ना। शाइनी मतलब ये ऐसी चीज है कि हमें पता भी है और नहीं भी पता है। मतलब वो क्वेश्चन की टोन समझ के हमें लगेगा भाई ये पता तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा पूछना क्या चाह रहा है ये। ऐसे सोचा करो टॉपिक्स को। मतलब मैं आपको बता रहा हूं ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। ये जो मैंने बात बोली है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैंने बहुत ऊट पटांग बात बोली है। इट डज नॉट मैच विद एनी स्टैंडर्ड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज तक यूपीएससी जब भी हर साल एक नए फ्लेवर के क्वेश्चंस पटकते हैं तो वो भी तो किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में नहीं होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद बनता है वो इतिहास। फिर आते हैं वो अगले साल जो भी चीज़ें पब्लिश होती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कैटेगरी में। तो हम लोगों को पास्ट से रेफरेंस लेकर हम प्रिपेयर करके जाएं, मैं इस स्ट्रेटेजी को बेकार मानता हूं। पास्ट से लेगेसी बोरो करके फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए हमें कि और क्या पूछा जा सकता है, और एग्जामिनर का कुछ अगर वो सोचे तो क्या सोच सकता है वो, उसका दिमाग कितना चल सकता है, और उसका दिमाग ऐसा क्यों चल सकता है जो मेरा नहीं चल सकता। रोटी वो भी खाता है, रोटी तो मैं भी खाता हूं, वो भी इंसानी शरीर है, मैं भी इंसानी शरीर हूं। तो ऐसा क्या ही सोच सकता है वो एक्स्ट्रा। अगर मुझे किसी को फेल करवाना हो, अगर मैं पेपर किसी का बना रहा हूं यूपीएससी का, तो मैं क्यों चाहूंगा ऐसा मैं कैसा क्वेश्चन बनाऊं कि मैं इस बात पर अटक जाऊं कि भाई इसको मेंस नहीं लिखने देना। जब आप ऐसे प्रिपरेशन करोगे ना तो आपका मेंस, आपका कोई स्टेजेस ही नहीं रुकने वाली किसी फॉर्मेट के अंदर। लोगों को भागने की होड़ रहती है कि हम जल्दी जल्दी भाग के सिलेबस कंप्लीट कर लें, जो कि हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट, लेकिन जिस कमरे में बैठे हैं बेटा वहीं बैठे रह जाओगे, प्रीलिम्स तो नहीं होगा उससे। दे लो, चाहे 10 अटेम्प्ट दे लो, चाहे 12 अटेम्प्ट दे लो, हो जाए तो मुझे भी बता देना, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को भी लोन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां से देख रहे हो एक चीज कितनी अच्छी है मिसबा, यहां से हमें एक पॉलिटी का कंसेप्ट भी क्लियर होता है कि इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस को लोन देने के योग्य है। स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ऑप्शंस आ जाए 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 2 ओनली, ऑल ऑफ दी अबव। तो इन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे सकती है। हो गया कि नहीं हो गया शाइनी इस टॉपिक से एक पॉलिटिकल क्वेश्चन प्रिपेयर, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अब एक नई टर्म सुनो, आपके जीवन में एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं मैं। ये जो इंटरेस्ट है ना, अब यार ये इंटरेस्ट वाली बात तो देखो, जो प्राइवेट लोग हैं कि भैया आपने किसी को लोन दे रखा था आपको ब्याज मिल रहा है, आपने बैंक से लोन ले रखा था आपको ब्याज देना है, आप खुद एक बैंक या इंस्टीट्यूशन हो आपने किसी को लोन दे रखा था आपको ब्याज मिल रहा है। यार ये ब्याज जैसे शब्द ना गली नुक्कड़ के इंस्टीट्यूशंस, बैंक और प्राइवेट लोन्डो पे सूट करते हैं। सरकार की रेपुटेशन को जम नहीं रही है ब्याज वर्ड सुन के, तो इसको हम लोग एक बोलते हैं, एक रेप्यूटेड टर्म से बुलाते हैं, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक लेंडिंग। इसका मतलब क्या है भाई, ऐसा बोलने से क्या ये सूट पैंट पहनाने से सरकार को क्या ये ब्याज नहीं होगा। देखो ये ब्याज तो है, लेकिन क्या बताऊं मैं, पॉलिटी के कंटेक्स्ट में दोस्तों इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे देखा जाता है हमारे देश में कि राज्यों की सरकारों ने, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों ने, यानी कि यूटी की गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट्स ने, और लोकल गवर्नमेंट्स ने, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, म्यूनसिपैलिटीज़, केंद्र शासित प्रदेश में बैठी सरकारें, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, और राज्यों की सरकारें एमपी, यूपी, ये क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, इन सब ने अगर लोन ले रखा होता है ना, तो वो लोन उन्होंने दोस्तों ले रखा होता है देश में पब्लिक काम करवाने के लिए, सोशल सर्विसेज करने के लिए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगार क्रिएट हो। आई रिपीट, सरकारें कभी भी चाहे किसी भी लेवल की हो, स्टेट लेवल की, यूटी लेवल की, और लोकल लेवल की, जब भी वो लोन लेती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लोन आराम से उनको इसलिए दे देती है। हालांकि इसमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, वो तो आप समझ ही गए होंगे कि जहां पर बीजेपी की सरकार है राज्य के अंदर और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, तो अर्पित लोन आसानी से मिल जाएगा, राइट। और जहां पर नहीं है तो जानबूझ के हम उसका फाइनेंशियल स्टेटस और खराब करेंगे ताकि आने वाले चुनाव के अंदर ये साबित कर सके कि ये राज्य अच्छे से नहीं चला पाया अपने आप को, है ना। लेकिन हम यहाँ पर ना इस एंगल को लाएंगे नहीं,
नाम पेपर में लिखेंगे, नाम लाएंगे, क्योंकि शाइनी हम भी जानते हैं कि देखो एथिक्स एज सब्जेक्ट के अंदर हम जो जो लिख रहे हैं ऐसी बातें नहीं होती, इंसान इतना अच्छा नहीं है। हम तो एक बस एक फ्यूचरिस्टिक एक ऑप्टिमिस्टिक बातें करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि यूपीएससी ये चाहता है कि हम एक हर एक देखो प्रॉब्लम हर कोई निकाल लेता है। दो लोग अगर सड़कों पे बातें कर रहे हैं उनको सिर्फ नेगेटिविटी नजर आती है। एक कलेक्टर वही बनता है, वो गंभीर से गंभीर परिस्थिति के अंदर शमशान घाट जैसी हालत क्यों ना हो देश की या किसी इंसान की, वो उन निराशवादी घटनाओं के अंदर भी किसी को एक चिराग की रोशनी दिखा दे। बातें उसकी ऐसी हो एक कलेक्टर की, ये यूपीएससी हमसे चाहता है। इसलिए आंसर आपने हमेशा सुना होगा, एक आंसर राइटिंग का बेसिक रूल होता है किसी भी सब्जेक्ट की, आंसर कितनी भी नेगेटिव टोन का हो, भले ही उसके आगे क्रिटिकली एग्जामिन क्रिटिकली एनालाइज लिखा हो, आप उसको पॉजिटिव नोट पे एंड करो। ये आपका धर्म है। आंसर राइटिंग में सबसे बड़ा धर्म है ये आपका। कितना भी नेगेटिव वो आपको तरफ ले जाए, लेकिन लास्ट में एक लाइन लिख दो, दिस कैन बी डन विद दिस एफर्ट। वो आपका रोल नहीं है कि एग्जामिनर इस बात के ऊपर नंबर देगा कि नहीं रहेगा। आपने बोला कि भैया सारी नेगेटिविटी के बाद मुझे ये दिखता है कि इसको ऐसे ठीक करा जा सकता है। यू शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। खैर छोड़ो उसको, इस पे आते हैं वापस। सेंट्रल गवर्नमेंट लोन इन सरकारों को इसलिए दे देती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना ये होता है, या इन राज्य सरकारों के लोन बोरो करने का पर्पस ये होता है, डैट ये जो हम लोन बोरो कर रहे हैं ये हम अपने मजे के लिए शराब और शबाब के लिए यूज़ नहीं करेंगे। इस पैसों को हमें अपने राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में और लोकल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, कोई स्कीम इंप्लीमेंट करनी है, उसके लिए हमें हमारे पास पैसों की किल्लत पड़ रही है। जब हम ऐसा करेंगे तो हर एक ऐसे सरकारी काम से पक्का कुछ क्रिएट हो चाहे ना हो, लेकिन कुछ लोगों को रोजगार जरूर मिलता है, जॉब जरूर क्रिएट होती है। ये चीज़ है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अभी तक की इकोनॉमिक्स की डिस्कशन के बेसिस पर, चलो राज्य सरकार को दिक्कत थी, लोन मिल गया। केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को दिक्कत थी, लोन मिल गया। लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी पंचायत को दिक्कत थी, लोन मिल गया। यार यूनियन गवर्नमेंट को अगर दिक्कत हो तो वो किसके पास जाएगा लोन के लिए? नहीं 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 शाइनी, इतनी दूर मत जाओ। अभी आरबीआई है हमारे पास। सबसे पहला आरबीआई, सबसे पहला शस्त्र है हमारे पास आरबीआई। क्या करती है लेकिन कभी कभार सरकार, कभी कभार की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप इंडिया का इतिहास उठाकर देख लो कभी भी, 1991 से पहले या उसके बाद $7 बिलियन जितना बड़ा अमाउंट का लोन यूनियन गवर्नमेंट ने कभी बोरो नहीं करा। इसका पता है क्या होता है? जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अर्पित बताया था, करंट सरकार तो जो भी भट्टा बिठा के निकल जाएगी अपना, मान लो वो आने वाले चुनाव भी ना आए और उसको सरकार को फर्क भी नहीं पड़ता कि हम आ रहे नहीं आ रहे, लेकिन आने वाले सरकारों की कमर तो तोड़ के चली गई वो वाली सरकार के, नहीं बताओ, है ना? क्योंकि लोन हमेशा एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है हमारे ऊपर, शायद है कि नहीं? पहला आरबीआई, या उसके बाद अगर काम नहीं बनता यूनियन गवर्नमेंट का, उतना पैसा अगर नहीं दे पाता आरबीआई, तो एक्सटर्नल नेशंस, दूसरी की बाहर की अदर नेशंस बोल लो, या फिर बाहर के अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने विजन की टेस्ट सीरीज या इनसाइट्स की टेस्ट सीरीज या जीएसएस स्कोर में कहीं पर देखा था एक क्वेश्चन, उधर एक ऑप्शन था स्विस बैंक, और मैं गलती कर चुका हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ यहीं पर, ताकि आप सब लोग जो सुनने वाले हैं गलती ना करें। मुझे भी लगा यार स्विस बैंक, अब इतना, मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स में इतना जानता तो था नहीं, शुरू की बात है, बहुत साल 5 साल पहले की। मैंने कर दिया स्विस बैंक को ठीक। अब जब कीज़ आई उसकी, तब मैंने देखा स्विस बैंक तो भाई एक प्राइवेट बैंक है यार, स्विस बैंक क्यों देगा लोन किसी कंट्री को? और स्विस बैंक सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वो इतना सक्षम नहीं है कि कंट्रीज को लोन दे सके। वहाँ पर बंदे ही अकाउंट खुलवाते हैं, कंट्रीज को लोन वो नहीं देता। वो स्विस बैंक कंट्री को लोन नहीं दे सकता, इतना बड़ा नहीं हुआ है अभी वो। स्विस बैंक सुना होगा ना आपने, कई लोग की जब रिपोर्ट आती है ठाकुराइन के स्विस बैंक में इस इंडियन का खाता है, पकड़ो उसको साले को, रिवील करवाओ, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। याद है अर्पित, सरकार ने डराया था 2016 के टाइम पर कि स्विस बैंक के सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आएंगे, सारे पकड़े जाएंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, है ना, स्विट्जरलैंड ने, गवर्नमेंट ने, कि हम ऐसा ट्रस्ट ब्रीच नहीं कर सकते, सॉरी, हम एक प्राइवेट बैंक हैं, हम नहीं दे सकते ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट के बारे में, क्योंकि रेपुटेशन खराब होती है। फिर क्या होता है, अब स्विट्जरलैंड जो स्विस बैंक है शाइनी, वो एक इंटरनेशनल बैंक है, तो मिसबा अगर वो इंडियंस का नाम रिवील कर सकता है,
तो वर्ल्ड के विभिन्न लोग अपनी सारी फंडिंग, सारा जो अकाउंट है वो विड्रॉ कर लेंगे वहां से, कि ये सोच के कि अगर ये उस सरकार को अगर लिस्ट प्रोवाइड कर सकता है तो हमारी सरकारों को भी तो दे सकता है। और बात इसकी नहीं होती, आप कहोगे अगर दिल में खोट नहीं है, तुमने गलत तरीके से नहीं कमा रखा है, तो तुमने खुलवाया ही क्यों? अगर वो दे रहे हैं अगर लिस्ट, तो ये तो अच्छी बात है कि देश के पास ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, फ्रॉड लोग वगैरह वो करके। लेकिन अर्पित, यहां पर पता है कैविएट क्या होता है यार? उस सरकार ने अंदरूनी कानून पता नहीं क्या ही बनाया हो कि जो लोग जो लीगल तरीके से भी पैसे कमा रहे, क्या पता उनकी भी हेरा फेरी करके उसको भी टैक्स या जेल भेज दे। तो दूसरे लोगों को क्या लगेगा, भैया लिमिटेड कमाओ, लिमिटेड खाओ, लेकिन अपने देश के बैंकों में पैसा जमा करो, स्विस बैंक के ऊपर मत करो। और भैया वो प्राइवेट बैंक है शाइनी, वो भी तो पैसा कमाने बैठा हुआ है, क्यों करेगा वो ऐसा ब्रीच? है कि नहीं? आपने मान लो शाइनी जिम खोल रखा है, वहां एक रजिस्टर है जहां पे सारे आपके क्लाइंट्स के नाम लिखे हुए हैं, फोन नंबर लिखे हुए हैं। अब आपको भैया ये जो जितने हॉट हॉट लौंडे आते हैं ना, 8 8 पैक एप्स वाले, इन सबके नंबर दे दो यार मेरे को यार, वो करके मैं चिट चैट करा करूंगी रात को बैठ के इनसे। तो वो यही कहेगा ना आपको कि आप मैडम अपने आप से मतलब रखिए, आपको क्या करना कि मेरे पास कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कितने पैसे दे रहा है, क्या कर रहा है, क्यों चाहिए आपको फ़ोन नंबर, आप अपने आप से मतलब रखो। ठीक है शाइनी, ऐसा मत करना, गलत बात होती है, ठीक है? तुम यूपीएससी पे ध्यान दो। उसके बाद प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम बाय स्टार्टिंग इट्स ओन प्रोडक्शन यूनिट। सरकार ने ऐसा करा था, ये अभी की बात नहीं है ये। अगर आप ये इस लाइन को सोचो, गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम, तो आप सोचो हाँ अभी रिसेंटली करा होगा। अरे भैया जब से हमारा देश बना है उसके कुछ साल बाद से ही सरकारी कंपनियां शुरू से हैं, बल्कि प्राइवेट काम तो बहुत बाद में हुआ है। मिक्स्ड इकोनॉमी का टाइटल शुरू में दे तो दिया गया था, लेकिन ज़्यादातर सरकार ने मालिकाना हक अपने पास ही रख रखा था। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था, 1991 के जब एलपीजी रिफॉर्म्स का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा नितिन सिंघानिया और 11th क्लास की एनसीईआरटी की इकोनॉमी वाली से, इकोनॉमी एनसीईआरटी से, उसमें ज़्यादा बेटर तरीके से वो पिक्चर समझ में आएगी। सरकार ना कैटेगरी बनाती थी, ये पहली कैटेगरी ऑफ सेट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये सारी इंडस्ट्री सरकार के पास रहेंगी। दूसरी कैटेगरी प्राइवेट सेक्टर इज अलाउड, लेकिन फिर भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तीसरी कैटेगरी में येस कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन इज अलाउड, लेकिन अगर उनको इंडस्ट्री खोलनी है स्ट्रिक्ट लाइसेंस उनको लेना पड़ेगा, लेकिन वो गांव में खोल सकते हैं इंडस्ट्री, ताकि गांव में जाकर वो रोजगार क्रिएट करे, जॉब क्रिएट करे। दैट इज वाई इनिशियल ईयर्स में देश के, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो इतिहास, नो इंडस्ट्री वॉज इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग इट्स ओन एंटरप्राइज इन इंडिया, बिकॉज सरकार ने कोई भी एक फेयर प्ले का ग्राउंड नहीं दे रखा था किसी को भी। उस समय टिस्को कंपनी, जो कि भारत की आज़ादी से पहले ही सेटअप हो चुकी थी, अंग्रेजों के टाइम पे बहुत पहले, ठीक है ठीक है, उसका नाम था पूरा पहले टाटा आयरन स्टील कंपनी। जमशेदजी टाटा ने उसको लॉन्च करा था, और इसलिए टाटा इतनी पुरानी है। और उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसलिए इन दो कंपनी की जड़ें अभी तक हिंदुस्तान में टिकी हुई है। बात करते हैं प्रॉफिट एंड डिविडेंड की, हम बात कर रहे थे इसकी। गवर्नमेंट ने एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करा आज़ादी के बाद ही, अपने खुद के प्रोडक्शन यूनिट्स खोलकर, जिसको सरकार आम भाषा में बोलती है, या जिसको बोला जाता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या फिर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जो कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस की तरह ही काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर इंस्टेंस, बड़े सारे बैंक्स को सरकार ने नेशनलाइज कर दिया था, और ये वाली बात आप जानते होंगे आप सभी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में भी हुआ था ये सब चीज़ें, है ना? उसके बाद इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, एलआईसी, एसटीसी, एचएमटी, एमएमटीसी, भेल, इसके अलावा आप गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को जानते होंगे, एमटीएनएल, बीएसएनएल, ये सारी कंपनियों के आपने नाम सुने होंगे। ये सारी पीएसयूज और पीएसईज है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कह लो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कह लो, जो कि गुड्स और सर्विसेज अगर प्रोड्यूस कर रही है, जब लिखा ही हुआ है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है और उसको बेच रही है, तो प्रॉफिट आता होगा। ये होता है सरकार का प्रॉफिट। आई रिपीट, सरकारी कंपनियां जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, वो होता है सरकार का प्रॉफिट। आपको कुछ समय पहले अर्पित ये चीज़ पता होगी कि, और बाकी आप सबको भी पता होगी, कभी घर पे पूछना मम्मी पापा या दादा दादी से, बहुत साल पहले ना
जो दूध आता था ना, उसकी ज़्यादा कंपनियां नहीं थी प्राइवेट, सरकारी ही। जो दूध की कोई भी कंपनी थी हमारे देश में सरकारी कंपनियां ही होती थी। ब्रेड और बिस्किट भी सरकार की कंपनियां ही बेचती थी। इवन अगर पे थोड़ा बहुत आप दिल्ली का इतिहास जानते हो तो दिल्ली में अनिल अंबानी ने रिसेंटली जब बिजली खरीदी थी आज से कुछ डिकेड पहले, तब जाके बिजली प्राइवेटाइज हुई है। लेकिन सरकार, उससे पहले सरकारी बिजली होती थी। डेसू के नाम से बिजली आती थी दिल्ली वालों के पास, है ना। तो ये सारा का सारा जो प्रॉफिट होता था दूध को बेचकर, ब्रेड को बेचकर, बिजली और बिस्किट वगैरह, ये सारी जितनी कंपनीज होती थी, इससे जो प्रॉफिट जनरेट होता था सरकार के पास जाता था। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आज के टाइम में ये जो अगर सारी चीज़ें प्राइवेट हो गई, अब सरकार तो दूर दूर तक नहीं देखती है, तो इसके पास प्रॉफिट नहीं जाता सरकार की। अब चीज़ें आप ये भी तो देखो कि डाइवर्सिफाई कितनी हो गई हैं। हमने काफ़ी टाइम तक, हम लोगों ने, आजकल तो हम लोगों के पास सेल फोन्स आ गए हैं हम सब, लेकिन उसी ज़माने से है ना जितने लोग अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या हम सब ने टेलीफोन यूज़ करा है कि नहीं करा है ना। करा है कि नहीं करा है। ठकुराइन रोज कॉल करती थी, बायो रख रही हूँ मैं, मम्मी आ गई है पीछे से, दोबारा कॉल मत करियो। लॉन्डो को कॉल करती थी रात रात को, ठीक है। गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये तो हो गए प्रॉफिट जो सरकार को होते थे इन सब चीज़ों से। अब डिविडेंड क्या होता है? जब भी कोई भी इन्वेस्ट करता है ना कहीं पर भी, जैसा कि मैंने आपको शेयर मार्केट की बात बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, उससे जो आपको प्रॉफिट होता है आप उसको प्रॉफिट कह तो देते हो, लेकिन अगर इकोनॉमिस्ट की भाषा में बात करें और इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में बात करें, जैसे अगर आपको मान लो आपने कोई भी एक शेयर खरीदा, टाटा का कोई भी आपने शेयर खरीदा, टाटा पावर खरीदा आपने, और आपको उस पर 10,000 का मुनाफा हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स आपने जितने भी खरीदे। ये मुनाफा जो है इसको प्रॉफिट ना बोल के इकोनॉमी की भाषा में, क्योंकि आपने ये जो कुछ पैसे इन्वेस्ट करे होंगे टाटा पावर के शेयर में, कुछ पैसे ठकुराइन आपने इन्वेस्ट करे होंगे, उस पर आपको रिटर्न मिले, वो आपका प्रॉफिट ना होकर उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं डिविडेंड। ऐसी सरकार भी अलग अलग जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, उस इन्वेस्टमेंट से सरकार को जो प्राप्ति होती है उसको प्रॉफिट ना बोलकर डिविडेंड बोला जाता है। और डिविडेंड टर्म कॉमन है, चाहे वो सरकार के लिए आप बोल लो, चाहे वो अपने खुद के लिए बोल लो। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अपना स्क्रीनशॉट भी दिखाया था ना शेयर करके, क्रिप्टो वाला 50% जो मुझे उस पर प्राप्ति हुई, वो प्रॉफिट ना होकर अगर मैं उसको बोलूँ इकोनॉमी की भाषा में तो वो डिविडेंड है। लेट अस वेट, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, आप सबने पंजाब नेशनल बैंक का नाम सुना होगा। मैंने पंजाब नेशनल बैंक में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, एंड माई करेंट प्रॉफिट ऑफ टुडे इज गोइंग ऑन अराउंड 8,000 रुपीज़। ठीक है, 8,000 रुपीज़ मैंने इसके अलग अलग चीज़ें मतलब बाय कर रखी है, तो 4,000 सारे PNB ही हैं मेरे पास। ठीक है, 8,000 रुपीज़ माई करंट प्रॉफिट इज गोइंग ऑन। अब ये जो प्रॉफिट है, मुझे इसको इकोनॉमी की भाषा में प्रॉफिट ना बोलकर क्या बोलना चाहिए? डिविडेंड बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है और ये मेरा रिटर्न है। सिमिलरली इन क्रिप्टोज आई हैव इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट एंड मुझे 50.31% अपना जो रिटर्न मिल रहा है कुछ अमाउंट को लगाकर, ये मेरा प्रॉफिट ना होकर, अगर मैं इसको इकोनॉमी की भाषा में बोलूँ, ये मेरा डिविडेंड है। डिविडेंड ये 61,050.65 रुपीज़ ये मेरा डिविडेंड है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों फीस एंड फाइन्स। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे है सरकार के लिए? गवर्नमेंट गेट्स इनकम, हालांकि वो नॉमिनल इनकम ही है, कम है, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीस चार्ज बाय इट। सरकार अलग अलग कामों के लिए फीस जो चार्ज करती है, उस पर जो पैसा होता है वो सरकार के पास जाता है। लाइक ट्यूशन फीस इन स्कूल। अभी ट्यूशन फीस इन स्कूल क्या होते हैं? मुझे पहले आप लोग एक बात बता दो, आप लोग हिंदुस्तान के जिस भी कोने से हो, आपके शहरों में आपके घर के पास KV स्कूल होंगे, केंद्र विद्यालय। केंद्र विद्यालय अर्पित किसके स्कूल होते हैं? ये सेमी गवर्नमेंट होते हैं, प्राइवेट होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, क्या होता है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं ना। उस पर जो भी बच्चा फीस भर रहा है वो किसके पास जा रहा है पैसा? यानी कि सरकार के पास, है ना। OPD आपने सुने होंगे, OPD कार्ड फीस इन हॉस्पिटल्स, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, आपको लैंड को रजिस्टर करवाना है, आपने प्रॉपर्टी किसी से खरीदी किसी एक नई जगह पर जाकर,
ठकुराइन मान लो आप अभी तक शिमला रह रहे हो, आप दिल्ली आके कोई एक लैंड खरीदना चाहते हो, तो आपको लैंड रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी ना अपने नाम पे प्रॉपर्टी का वो करवाने के लिए, पूरा मालिकाना हक, है ना? है ना? उसके बाद पासपोर्ट कभी आपने बनवाया होगा तो पासपोर्ट फीस लगती है। कोर्ट के बड़े सारे कामों के लिए कोर्ट फीस लगती है। ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाते हो तो उसके ऊपर फीस लगती है। किसी सामान को इंपोर्ट करवाते हो तो इंपोर्ट फीस लगती है। ये सारी फीस किसके पास जा रही है? मतलब मान लो अगर मैं एक कॉमन एक टर्म यूज करूं, आप भूल जाओ केंद्र शासित प्रदेश की सरकार, राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये फीस जा किसके पास रही है बताओ? कुल मिलाकर किसके पास जा रही है? सरकार के पास, है ना? सिमिलरली गवर्नमेंट को और भी तरीके से इनकम की प्राप्ति होती है। ये तो हो गया फीस। और दूसरी कैटेगरी हमने क्या पढ़ी? फाइन। फाइन मतलब किसी न किसी प्रकार की पेनल्टी, किसी से कोई गलती हुई है और गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये 2 नंबर के पैसे नहीं है। ये 2 नंबर के पैसे नहीं है। क्योंकि अब आपको ये सुनने में काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन एमपीपीएससी का जो सी सेट का पेपर होता है, अगेन बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एमपीपीएससी का जो सी सेट का पेपर होता है वो एथिक्स बेस्ड पेपर होता है। यस, यू हर्ड मी राइट। ऐसा कभी नहीं होता किसी इंडिया के अंदर कि सी सेट के पेपर के अंदर मैथ्स के सवाल ना होते हुए आपको सिचुएशन दी जाती है कि किसी एक पर्सन ने टीवी चोरी कर ली, तो उसको आप क्या करोगे? आप उसकी और सहायता करोगे, उसको समझाओगे कि उसने सही करा कि गलत करा, आप पुलिस को रिपोर्ट करोगे। आपने कहीं चोरी होती हुई देखी या फिर आपके घर के बगल में कोई कोविड पेशेंट रह रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे कि जाके लोगों को बीमार कर। ऐसे फनी फनी स्टेटमेंट्स आएंगी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में आपकी हंसी छूटेगी एंड यू विल फील लाइक यार मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए, डैट आई एम फार अबव कट ऑफ। अब मैं थोड़े क्वेश्चन में मजे भी ले लेता हूँ या मजे भी ले लेती हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग सी सेट में नहीं होती है वहां पर। ठीक है? अब क्या है, गवर्नमेंट को जो इनकम मिलती है वो पेनल्टी की फॉर्म में मिलती है किसी न किसी चीज से, जब किसी ने कोई गलती करी हो। ठीक है? गवर्नमेंट गेट्स इनकम बाय वे ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज इम्पोज्ड बाय इट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बाय लॉ ब्रेकर। यानी कि आपको ये चीज आ सकती है कि किसी एक पर्सन ने ट्रैफिक लाइट जंप कर दी, उसकी वजह से अगर कोई उसको पुलिस वाले ने अगर 100 रुपये फाइन लगाया है, तो वो क्या नॉन टैक्स रेवेन्यू है सरकार का? इस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी के सी सेट के पेपर में आपको आ सकते हैं। और आपको ये भी आ सकता है सॉरी, आपको ये भी आ सकता है डैट अगर कोई करप्शन के कोई पैसे दे रहा है, किसी एक ऑफेंस के लिए पर्सन ने अगर ब्राइब दी है, तो क्या वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है शाइनी सरकार के? तो वो आपको पता है क्या, ब्राइब वर्ड ना देकर ना एमपीपीएससी बहुत, मतलब मैं ये नहीं कहता खेलता है, वो ना हंसाता है आपको। वो ऐसे करके दे देगा कि एक्चुअल अमाउंट जो पेनल्टी का बनता था हर पे, वो 10,000 बनता था, वो सिचुएशन दे देता है 10,000 बनता था, और पर्सन ने 3,000 रुपये में देकर उसको एक ऑफिसर को पर्सनल वे में एक पैसे दे दिए ब्राइब की फॉर्म में। तो क्या ये नॉन टैक्स रेवेन्यू हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, है ना? आपको क्वेश्चन करते वक्त ना थोड़ा एथिकल मेंटेलिटी रखनी है किसी भी प्रकार के क्वेश्चन। और अगर ये क्वेश्चन अगर एमपीपीएससी के सी सेट में आ सकता है, सरकारी एकदम सरकारी है, ये कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फाइन्स आर पेमेंट्स मेड टू द गवर्नमेंट बाय लॉ ब्रेकर, जिन्होंने कानून जो तोड़ा है वो उस पर देते हैं फाइन। दीज आर कॉल्ड, फाइन को हम लोग अभी तक फाइन बोलते हैं, फीस एंड फाइन। फाइन को अभी हमें क्या बोलना है? पेमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या जुडिशियल सर्विसेज जो कि सरकार जनता को देती है, ये उसकी पेमेंट है। अब एक बार बताओ, पुलिस वाले अगर खड़े हैं किसी ट्रैफिक लाइट पर, सफेद वर्दी वाले, क्या इसका मतलब ये अर्पित कि वो पैसे लेने के लिए खड़े हैं सबसे, क्या करप्शन या ब्राइब लेने के लिए खड़े हैं सबसे? उसका मतलब क्या वो किसके लिए खड़े हैं, किसकी सर्विस में जुटे हैं वो? हमारी। वो हेलमेट हमें क्यों पहनाना चाह रहे हैं? ताकि सर किसका ना फटे? हमारा। और अगर हम उसके बाद भी जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे पास है, अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस लेकर नहीं घूम रहे हैं बिना हेलमेट के, बंदी को भाई टंकी पे बिठाया, अपनी तरफ उसका मुंह करा, एक टायर पर बाइक है और चला रहे हैं,
अब आप कहो अर्पित मुझे तो प्रैक्टिस है, मैं तो सर अभी से थोड़ी ना 9th क्लास से कर रहा हूँ ऐसे हर एक बंदियों को लेकर। तो एक बार बताओ, फाइन लगेगा कि नहीं लगेगा? है ना? आपको शाइनी, आपको, मैं तो सर यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, शाइनी ने बंदे को बिठा रखा, सोचो स्कूटी पे, शाइनी सोच के देखो जरा, आपने हेड लाइट पे उसको बिठा रखा, आपकी तरफ मुंह है, और वो कह रहा है शाइनी मेरी बंदी, शाइनी मेरी बंदी। और आपका शाइनी, आपको पुलिस वाले रोक रहे, सर क्या हो गया, मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, थोड़े बहुत फन नहीं ले सकती मैं? तो फाइन लगेगा आपके ऊपर कि नहीं लगेगा शाइनी? और आप भले ही उसको अगर हेलमेट पहना दो तो रेड लाइट को ब्रीच करते चले जा रहे हो, घूमते घुमाते जिग जैक वे में स्कूटी चला रही है शाइनी, यो 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 यो। सरकार, वो ऑफिसर्स क्या चाह रहे हैं कि आप सेफ रहो एंड आपका स्कूटी वाला आशिक सेफ रहे, है ना? एस्टीड, इट इज द, मतलब ये क्या होता है, हमने बात करी थी इसके बारे में। सक्सेशन आपको पता होगा क्या होगा, सबसे पहले हम बेसिक तरीके से बात करते हैं, राइट ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है, और ये प्रॉपर्टी के टर्म्स में अगर मैं बात करूं, सक्सेशन मतलब आपके पिताजी की प्रॉपर्टी अब ईशा आगे किसको फॉरवर्ड होगी? बस कर दी, कर दी बस भिखमंगो वाली बातें भाई को, मतलब शाइनी देख रहे हो, मतलब भिखमंगी रहेगी, इसको कितना भी मोटिवेट कर लो, अपने नाम तो लेने ही नहीं है इसने, कि मतलब इसने दिखा दिया मैं पेट्रियार्की की शिकार हूँ। तुम निकलो भिखमंगे लोग मेरे फाउंडेशन कोर्स से। अर्पित, पापा की वसीयत किसके नाम पे आगे फॉरवर्ड होगी प्रॉपर्टी के टर्म्स में? बच्चों के, और आपके, आप लोगों को जब प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपको और आपके भाइयों बहनों वगैरह को, उसके बाद ट्रांसफर होगी, है ना? तो इट इज द रिवर्शन ऑफ प्रॉपर्टी। रिवर्शन मतलब अभी बताता हूं क्या, स्टेट को, सरकार को लीगल दस्तावेजों के अंदर जो प्रॉपर्टी है अगर आगे सक्सेशन में देनी है, एस्टीड एक प्रकार का वो इनकम होता है जो कि आपको देना पड़ता है, यानी कि एक प्रकार का टैक्स ही होता है वैसे तो, ये एक प्रकार का टैक्स होता है, लेकिन आप कहोगे हम तो नॉन टैक्स रेवेन्यू पढ़ रहे हैं, हम तो नॉन टैक्स रेवेन्यू पढ़ रहे हैं, ये एक प्रकार का टैक्स माना जाता है, कभी ये टैक्सेशन की कैटेगरी में नहीं डाला जाता। समझ रहे हो शाइनी? ये चीज वैसे यहां पर गलत लिखी हुई है ना, कि इट इज अ टैक्स, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ टैक्स, प्रॉपर टैक्स नहीं होता ये, दैट द गवर्नमेंट रियलाइजेस फ्रॉम द प्रॉपर्टी विच इज लेफ्ट विदाउट अ लीगल हायर, विच इज लेफ्ट विदाउट अ लीगल हायर। एग्जाम्पल के लिए मान लो भाई के पास जो प्रॉपर्टी है, ईशा, मान लो आपके भाई के पास जो प्रॉपर्टी आई और आने वाले समय में उसकी दो बेटियां हुई, फिर से उसने सेक्स करा, फिर एक लड़की हो गई, तीन बेटियां हो गई उसके। अब वो क्या है, वो तो तीनों शादी करके चली जाएंगी। अब इस सिचुएशन के अंदर अर्पित मुझे ये बताओ, इनके खानदान में लीगल हायर कोई बचा क्या? मान लो अगर, मतलब इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से देखिए, जो एग्जांपल बस मैं दे रहा हूं, क्या कोई बचा क्या लीगल हायर वैसे? नहीं नहीं, वो मिलेगा मान लो कि, लेकिन वो उसके उन तीनों के हस्बैंड ये कह रहे हैं उन लड़कियों के कि नहीं लेना, हमें नहीं लेना तुम्हारे पापा का कुछ भी, हमें नहीं रखना, तुम डोनेट कर दो, वो भी कर दो। लेकिन अब यहां पर अगर वो ले नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम्पल देते हुए अच्छा नहीं लगता ना, बोलते हो कि वंश नहीं चलेगा आगे। ठीक है, तो एक मैं बस एक बात बता रहा हूँ कि उनमें इतनी दम नहीं है आगे वंश चलाने की, अब ऐसा अच्छा नहीं लगता ना बोलते हुए, शायद नहीं समझ रहे हो? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस केस में कि अगर लीगल हायर एब्सेंट है, फिर हाँ, कोई वंश नहीं है तो क्या करती है सरकार? सरकार ले लेती है। तो मुझे शायद नहीं ये समझा, फिर ये एस्टेट क्या है? लीगल हायर नहीं है मान लो, लीगल हायर नहीं है, लेकिन कोई और तो रिश्तेदार होगा, बुआ बची है, चाची बची है, मामी बची है, कोई तो बचा है। अगर वो क्लेम करने आते हैं कि हम हैं आखिरी इस खानदान के वंश, ठीक है, हो सकता है ना, शायद नहीं, बिल्कुल राइट सिचुएशन है ना?
तो ऐसे टाइम पर जब चाची के नाम पे प्रॉपर्टी हो रही है तो क्या बोला जाएगा? जो दस्तावेज बनेंगे वो क्या बनेंगे? एस्टेट। देखो, अब आप कहोगे यार ये सिचुएशन कैसे हो सकती है? मैं आपको बताता हूँ। और अर्पित आपने सुनी भी होगी, आप सबने सुनी होगी। अर्पित आपने ये न्यूज़ें सुनी है कई बार, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो, भगवान ना करे, लेकिन आपने ये न्यूज़ सुनी है आप सबने कि कभी कभार कोई यमुना एक्सप्रेस वे से या फिर किसी हाईवे या एक्सप्रेस वे से जा रहा था, दो गाड़ियां थी, पूरा परिवार सवार था उसके अंदर और सब मर गए। पूरा का पूरा जो परिवार जा रहा था एक साथ ट्रैवल करके सब मर गए रोड एक्सीडेंट के अंदर। सुना ये वाली चीज़? इस इस केस के अंदर अगर मम्मी पापा दादा दादी चाचा उनके बच्चे मम्मी पापा के बच्चे अगर सब खत्म हो गए, जो दो से तीन गाड़ियां जा रही थी, एक गाड़ी में जितना परिवार जा रहा था, अगर सब खत्म हो गए, तो इस केस में क्या कोई लीगल तरीके से, आई रिपीट लीगल तरीके से, दादा पापा बेटा बच्चे, ये एक पूरी जनरेशन है जो कि प्रॉपर प्रॉपर्टी ऐसी ट्रांसफर होती है, दादा से पापा, पापा से बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। और वो अलग बात है कि बहन भी होगी, वो भी होगी, सब कुछ देना चाहिए, सबको देना चाहिए, लेकिन क्लोज वंस, दादा दादी, उनका बेटा बेटी, फिर उनका बेटा बेटी, फिर उनका बेटा बेटी, ये एक क्लोज लिंक है। क्या इस केस में अगर भगवान ना करे अगर पूरा परिवार ऐसे किसी घटना के अंदर तबाह हो गया, खत्म हो गया, क्या कोई लीगल हायर बचा? शायनी इस केस के अंदर जो मैंने अभी एग्जांपल पेश करा। लेकिन क्या हुआ, रोना गाना करके सब कुछ वो मिटाकर जब किसी एक दूर दराज के एक रिश्तेदार को पता लगा, हो सकता है वो कोई मम्मी की दूर की कोई वो हो, कज़न मासी हो आपकी, या कोई चाचा हो किसी के दूर के, चाचा के मतलब जो पापा हैं उनके कज़न भाई कोई हो, मतलब ऐसा दूर का कोई आया। अब वो कहता है कि इस खानदान में दूर दूर तक मैं बचा हूँ, या फिर दो से तीन लोग आए कि हम बचे हैं, और वो ऐसा प्रूफ कर देते हैं। हालांकि ये काम सरकारी दस्तावेजों में अलग तरीके से होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स समझने बैठे हैं, हम यहाँ पर कोई कानून की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये चीज़ हो गई, तो मुझे बताओ इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम लोग एस्टेट कहेंगे। क्या एस्टेट अब आपको समझ में आया? देखो, इट इज़ अ टैक्स दैट द गवर्नमेंट रियलाइजेस फ्रॉम द प्रॉपर्टी विच इज लेफ्ट टू द लीगल हायर। तो अब वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर, अब जिसके नाम पे वो ट्रांसफर हो रही है, अब लाइफ टाइम, देखो एक बार तो ये वाला टैक्स है, ये वाला टैक्स ना बोल के उसको बोलना चाहिए इट इज़ अ रेवेन्यू। एक बार तो ये सरकार को देना पड़ेगा, लेकिन सरकारों को कभी भी रेवेन्यू नहीं देते ना, सरकार को हम किसी ना किसी फॉर्म का टैक्स देते हैं। तो एक्चुअली मैं आपको वर्ड बताऊं, अगर आप इसको सर्च करोगे ना डीपली, मैं कह रहा हूँ डीपली अगर सर्च करोगे तो आपको एक ना कंट्रोवर्सी नजर आएगी। एस्टेट को डाला जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर, लेकिन ये एक प्रकार का टैक्स है, और मैं आपसे बोल रहा हूं ये एक प्रकार के टैक्स की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि थ्योरेटिकली सरकार ने नहीं लिखा होता कि ये इट इज अ टैक्स रेवेन्यू। और एक बात बताओ, एस्टेट जैसी चीजें 200 करोड़ की आबादी में क्या 200 लोगों के साथ भी होती है क्या? बताओ जरा, कि कोई लीगल हायर नहीं बचा। क्यों ठकुराइन, ऐसे होता है क्या? मिसबा ऐसा होता है? भाई हिंदुस्तान का आदमी मिसबा इतना सेक्स तो कर ही लेता है कि 4-5 तो निकाल ही देता है। लीगल हायर कैसे नहीं बचेगा बे? है कि नहीं अर्पित? कह रहा है यस सर। स्पेशल असेसमेंट when the government undertakes developmental activities। अच्छा पहले मुझे बता दो, पक्का एस्टेट समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत कि मैं आगे बढ़ूं? बोल दो जल्दी। नहीं नहीं नहीं, वो लीगल हायर है ना, वो तो बेटा है, या बेटा भी मर गया और बेटी बची है, बेटी भी लीगल हायर है। बेटी ने ली नहीं थी, उसके हस्बैंड ने मना कर दिया था, लेकिन अब कोई बचा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो ये थोड़ी ना कहेगी हस्बैंड से कि हम, मैं पापा की इतनी याद है और ये सब प्रॉपर्टी वगैरह बिकने थोड़ी ना दूंगी मैं बेफालतू के अंदर, कल को कोई कब्जा वगैरह करके बैठ जाए, वो कहेगी मैं तो रखूंगी। हाँ, पूरी फैमिली के खत्म होने पर कोई भी नहीं बचा। अच्छा, बचने की टोन ना हमेशा चाइनीज को नेगेटिव नहीं देखना है कि मतलब सब मर गए, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। कभी कभार अर्पित किसी में पैदा
पैदा करने की दम भी नहीं है ना, तब भी ये वाली बात है, ठीक है। इसको हमेशा ऐसे नहीं देखना है। अगर पर्सन क्या बोलते हैं उसको पे, इम्पोर्टेड है ना। अगर वो हुआ उसमें अंदर दम नहीं है, अगर ठकुराइन समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माई वर्ड्स, है ना, तब भी नहीं हो सकता ये। Special assessment. When government undertakes developmental activities like construction of roads, provision of drainage, स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह लगवाना एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है, या फिर ये देखना ध्यान से, असेस कर रही है सरकार, मैंने कल आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, या फिर नियर बाई प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू कैलकुलेट कर रही है सरकार, ठीक है, या रेंटल वैल्यू ऑफ हाउसेस जो कि आसपास के दूर दराज के इलाकों में है। अब ये स्पेशल असेसमेंट जब सरकार करती है ना, आपने सुना है एक चीज अक्सर घर पे सुनी होगी, पापा मम्मी के चाचा के मुंह से सुनी होगी, आजकल प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के रेट गिर रहे हैं, प्रॉपर्टियां बड़ी महंगी हो गई हैं, सस्ती जा रही हैं आजकल। इसका मतलब क्या होता है, ये उन लोगों को कैसे पता, ये वाली बातें मार्केट में चलने कैसे लगी कि प्रॉपर्टी महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है। सरकार जब असेस करने लग जाती है ना किसी एरिया के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू को, तो सरकार उसके बाद ना जो प्रॉपर्टी फालतू की अगर ऐसी पड़ी रहती है उसको बेचने के लिए सरकार रिलीजेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ एडवर्टीज, आप ऐसा समझ लो एडवर्टीजमेंट रिलीज करती है। और आप लोगों को एक चीज पता होगी, मेन रोड के घर महंगे होते हैं। जिन घरों के पास से कोई अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एयरपोर्ट के पास अगर कोई वो कॉलोनी है या रेलवे लाइन के पास कोई कॉलोनी है तो वो महंगे हो जाते हैं घर। हाईवे के इर्द गिर्द घर कोई बन रखे, कॉलोनी बन रखे तो वो महंगी हो जाती हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा। अब इसको असेस करना कि इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, ये जमीन का टुकड़ा कितने का है, ये कहाँ तक जा सकता है, इसके रेट अब हमें घटाने हैं कि बढ़ाने हैं, ये सब चीजें जब सरकार करती है इसको बोला जाता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट एक प्रकार का सरकार का स्पेशल टैक्स होता है जिसकी प्राप्ति इमीडिएटली तो नहीं होती सरकार को, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, जो भी प्रॉपर्टी ओनर होगा, प्रॉपर्टी ओनर जो भी होगा उसके ऊपर ये एक प्रकार का स्पेशल टैक्स अप्लाई होता है। गवर्नमेंट लिवाइज इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट जो कि उस प्रॉपर्टी ओनर के पास जाते हैं इन द ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब इस टेक्निकल वर्ड का मतलब क्या है, लेट मी रेज दिस एंड मैं आपको फिर क्लियर करता हूं। सबसे पहले स्पेशल असेसमेंट के अंदर सरकार ने क्या करा, मान लेते हैं ऐसा, मिसबा ये आपका घर है, आपके घर के आसपास ये पूरी की पूरी ऐसे और भी सारे घर बन रखे हैं, कॉलोनी है पूरी की पूरी। कुछ साल के बाद यहां पर एक प्रपोजल आया, क्या आया कि इनके घर के सामने इतना बड़ा जो जंगल का टुकड़ा है मान लो, या कोई पेड़ पौधे लगे हुए थे, बहुत बड़ा एरिया था, पार्क मतलब ऐसा मान लो कम से कम जिसमें 50 से 80 पार्क बन सकते थे, इतना बड़ा एरिया था जो कि आज तक पेड़ पौधे जंगल वगैरह जैसा दिखता था। इसको क्लियर करके सरकार एक प्लान बना रही है कि छोटा सा हम एक यहां पर मिनी एयरपोर्ट बनाएंगे। अब इसका मतलब यहां पर प्लेन्स आने लग गए, सरकार का प्रपोजल आ गया, डेवलपमेंट आ गई वगैरह वगैरह, वो करके आपकी प्रॉपर्टी, जब ये जंगल हुआ करता था, मान लो कि उसकी प्रॉपर्टी की कीमत अगर 50 लाख है तो अब वो हो सकता है इस एयरपोर्ट के बनने के बाद 5 करोड़ हो जाए। अर्पित पॉसिबल है ऐसा कि नहीं है, ऐसा होता भी है ना। अब क्या होता है, जब हम जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं तो अर्पित हमें किसी ना किसी प्रकार का टैक्स देना पड़ता है क्या, मतलब करेंटली, वेरी गुड, हमें क्या देना पड़ता है शैनी, हाउस टैक्स। अब मुझे एक बात बताओ, एज कंपेयर टू जब मिसबा की प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख थी और अब जो 5 करोड़ हो गई है, कि हाउस टैक्स उसका बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी की क्या बढ़ गई है, कीमत बढ़ गई है। अब मतलब वो प्रॉपर्टी ज्यादा प्रीशियस हो गई है ना। क्यों हो गई है, अब ध्यान से सुनो। जब सरकार ने एक एरिया की स्पेशल असेसमेंट करी और सरकार ने डिक्लेयर करा कि अब एयरपोर्ट के पास पास जो जो प्रॉपर्टियां हैं
उनकी वैल्यू 10 गुना बढ़ गई है। कहते ना हम लोग करते थे ऐसा कि यहां से जब से भाई हाईवे निकला है ये प्रॉपर्टी 20-20 गुना महंगी हो गई है सारी की सारी, है ना। तो स्पेशल असेसमेंट सरकार ने करी। ये एक प्रकार का, नाम से ही पता लग रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ स्पेशल टैक्स जो गवर्नमेंट लिवाई करती है इन प्रपोर्शन टू द बेनिफिट जो कि प्रॉपर्टी ओनर को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। या एयरपोर्ट किसने बनवाया? मिसबा बताओ, इस केस में एयरपोर्ट किसने बनवाया? आपके घर वालों ने बनवाया क्या, कि आपने बनवाया, या आपकी सोसाइटी वालों ने बनवाया? गवर्नमेंट ने बनवाया। आपको बेनिफिट यहां पर क्या मिला इस पूरी सिचुएशन के अंदर? पूरी सिचुएशन के अंदर आपको बेनिफिट क्या मिला? आपको हाथ पैर भी नहीं मारने पड़े, लेकिन बेनिफिट क्या दिख रहा है इस एग्जांपल के अंदर? स्क्रीन के ऊपर क्या बेनिफिट दिख रहा है आपको? कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा। अब अगर मिसबा चाहे, मिसबा के पापा चाहे अगर अर्पित, तो इस 5 करोड़ के घर को बेचकर किसी और एरिया में जहां पर 50-50 लाख के मकान हो वहां 10 मकान ले सकते हैं ना आप, तो है ना। तो क्या ये मिसबा के लिए बेनिफिट है ना। तो अब इसलिए आप पर इस प्रकार का स्पेशल टैक्स लगेगा स्पेशल असेसमेंट होने के बाद। लेकिन अब अगेन इसको टैक्स रेवेन्यू की फॉर्मेट में क्यों नहीं डाला जाता? क्योंकि जब बात आ रही है स्पेशल टैक्स, देखो सिर्फ टैक्स का वर्ड आ जाने से वो चीज टैक्स रेवेन्यू नहीं बन जाती है। क्योंकि टैक्स रेवेन्यू हम इसी को कह सकते हैं चाहे भले ही रुक रुक कर आए लेकिन सरकार के पास रेगुलर आए। अब एस्टीट या फिर स्पेशल असेसमेंट जैसी जो चीजें होती हैं ये क्या डेली होती हैं क्या? बताओ, ये डेली की चीज है कोई क्या? ये हर जगह से एयरपोर्ट बनेगा, हर घर के आगे से मेट्रो निकल पड़ेगी, हर घर के आगे से मतलब कोई ना कोई डेवलपमेंट एक्सप्रेस वे हाईवे निकल पड़ेगा? बताओ ऐसा होगा क्या? आपके छत पे आके मतलब क्या अर्पित, क्या सरकार आके हेलीपैड बना देगी? है ना, ऐसा नहीं होता। इस वजह से इसको स्पेशल टैक्स बोला जाता है और ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। हर सिचुएशन में हर किसी से नहीं वसूला जा सकता ये। एक्सटर्नल ग्रांट इन एड्स, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है। अब देख रहे हो ये ग्रांट इन एड्स है, लोन नहीं है ये। और जल्दी बता दो मुझे फटाफट, जल्दी 10 सेकंड्स के अंदर, कि लोन और ग्रांट में क्या फर्क होता है, जल्दी बताओ। ग्रांट्स नहीं करने पड़ते, लोन वापस ऐसे नहीं करना पड़ता। लोन अमाउंट के साथ साथ उसमें क्या ऐड होता है? इंटरेस्ट, है ना। गवर्नमेंट रिसीव्स फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम वेरियस फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, डोनेशन मिल सकती हैं, गिफ्ट की फॉर्म में बड़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं, या कॉन्ट्रीब्यूशंस मिल सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे? कॉन्ट्रीब्यूशन वाले वर्ड को समझा देता हूँ। कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसे, आपने एक चीज़ सुनी है, जैसे हमारे देश में बुलेट ट्रेन को बनाने में कौन सी कंट्री का योगदान रहा है बहुत ज़्यादा? किसने हेल्प करी है भारत सरकार की? जापान ने। हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर वो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ही शेयर नहीं करते हमारे साथ तो आपको पता है फिर तो अर्पित, हिंदुस्तानी तो पता चला ऐसी ट्रेन बनाते ठकुराइन, ट्रेन सीधी चल रही है, थोड़ी देर के बाद ऐसी चल रही है हॉरिजॉन्टली, पता चला थोड़ी देर के बाद वर्टिकली खड़ी हो गई। कुछ भी हो सकता ना हिंदुस्तान में तो अर्पित, है ना। अगर हिंदुस्तानियों का अगर सिर्फ सोल दिमाग चले, इकलौता अगर सिर्फ उन्हीं का दिमाग चले तो, है कि नहीं शायनी? पता चला ट्रेन उड़ रही है एरोप्लेन से ज़्यादा तेज। दिस इज डन। किसी का कोई डाउट है? एनीवन? सौगंधा समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, वो कैपिटल रिसीट का पार्ट है वो। ठीक है, समझ में आया? चलो इस डिस्कशन में फिलहाल लेते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।